हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके सामने बनाने वाला हूँ स्नेक गेम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो सबसे पहले तो आप फाइनल प्रोडक्ट देख लीजिए कैसा बना है। ये है उसकी इंट्रो स्क्रीन। यहाँ पे उसकी हेडिंग है और कुछ उसके रूल्स बता रखे हैं। तो शुरू करते हैं इसको खेलना। तो यहाँ पे हमारा स्नेक अभी 0 लेंथ का है और इसने आगे चलना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे ये अपने आप उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा जो हमने लास्ट की प्रेस की थी, जब तक हम कोई दूसरी की नहीं दबाते। और अगर ये ऊपर जा रहा है तो हम नीचे वाली की दबाएंगे तो उससे कुछ होगा नहीं। अगर ये राइट में जा रहा है तो ऊपर नीचे जा सकता है बस ये। और अगर हमें इसकी स्पीड बढ़ानी है तो हम उस की को दबाए रख सकते हैं, उससे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे ये अपने टारगेट पे पहुंचता जाएगा इसकी लेंथ एक एक करके बढ़ती रहेगी। एक टिपिकल स्नेक गेम जैसा होता है, ये बिल्कुल वैसा ही है। इसका गेम ओवर करने का क्या तरीका है, या तो स्नेक अपने आप ही चढ़ जाए या फिर ये बाउंड्री से टकरा जाए जो इसकी बना रखी है मैंने साइड में। तो अभी इसकी देखिए आप, धीरे धीरे इसकी लेंथ बढ़ती जा रही है और अभी आउट हो जाएगा। ये वाला स्नेक और ले लें बस एक। और यहाँ पे गेम ओवर होते ही यहाँ लिखा गया गेम ओवर, हमारा स्कोर बता दिया क्या हुआ है। तो ये तो हो गया इसकी फाइनल जो प्रोडक्ट हमने बनाया। अब ये बनाया कैसे, इसकी कोडिंग करने से भी पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमने इसमें किया क्या क्या है, और फिर देखेंगे कि उसे करना कैसे है। तो इसे बनाने से पहले समझते हैं हमने क्या क्या करा हुआ है। तो ये है इसकी इंट्रो स्क्रीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इसकी बॉर्डर करी हुई है मैंने, जो कि स्टेज पे ज़रूरी नहीं भी है, आप इसके बिना भी काम चला सकते हैं। और यहाँ पे उसकी हेडिंग लिखी और फिर कुछ रूल्स लिखे। पर जब हम नेक्स्ट स्क्रीन पे जाते हैं तो यहाँ पे इसका बॉर्डर देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसको गेम को आउट करने का क्या तरीका है हमारा, अगर ये अपने बॉर्डर से टकरा जाता है तो गेम ओवर हो जाता है। इसलिए इस टाइम पे तो बॉर्डर जरूरी। और ये बॉर्डर जो है आप, मैंने तो एक स्ट्रेट लाइन, मतलब यहाँ पे बहुत सारे हॉरिजॉन्टल बार्स हैं, यहाँ पे एंगुलर कॉर्नर्स हैं, यहाँ पे वर्टिकल बार्स हैं, उससे बना रखे हैं। आप चाहे तो सिंपल स्टार से भी इसकी पूरी बाउंड्री बना सकते हैं। तो बाउंड्री बनाने के बाद जो हमें चीज़ देखनी है वो ये है कि हम स्नेक को मूव कैसे कराएं, और इसका जो ये टारगेट है, जो प्रे है, इसको हर बार नई लोकेशन पे कैसे लाएं। तो इसके लिए तो हम रैंडम फंक्शन का इस्तेमाल करके उसको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। पर ये जो स्नेक को मूव कराने का टास्क है वो हम कैसे करेंगे। देखिए, अगर हमें इसे आगे मूव कराना है, अगर हमने लेफ़्ट की दबाई है तो हम क्या कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा हर इसका एलिमेंट एक कदम आगे आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो ओ है ये हट जाएगा और ये जो एरो है ये आगे आ जाएगा। जैसे कि अब देखिए, एक स्टेप आगे बढ़ा तो अब एक और स्टेप आगे बढ़ेगा तो ये वाला ओ गायब हो गया, और यहाँ पे जो ओ था, यहाँ पे एरो था, उसकी जगह ओ आ गया। तो हमने क्या करा, आखिरी ओ हटा के और आगे लगा दिया। अब अगर इसे ऊपर जाना है तो भी यही होगा, आखिरी ओ हट के पहले तो यहाँ आ जाएगा और ये वाला एरो ऊपर चला जाएगा। जैसे कि ये हुआ, यहाँ पे एरो था, यहाँ पे ओ था, वो यहाँ से गायब हो गया, यहाँ पे एरो था, वो यहाँ पे ओ आ गया। और उसके बाद हमने ऊपर वाला बटन दबाया था, इस वजह से जो एरो है उसका डायरेक्शन भी बदल गई और उसकी पोजीशन भी बदल गई। अब अगर मुझे इसे लेफ़्ट लेके जाना है तो मैंने लेफ़्ट दबाया, तो यहाँ पे पहले एरो था ऊपर की तरफ, अब यहाँ पे ओ आ गया, यहाँ पे ओ था, यहाँ से हमने उसे हटा दिया और लेफ़्ट दबाया तो एरो आ गया लेफ़्ट में। तो हम चाहे ऊपर जाएँ, नीचे जाएँ, लेफ़्ट जाएँ, तो दो दो चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि आखिरी वाला ओ हटता है और जो एरो के पीछे वाला एरो की जगह ओ आ जाता है, और उसके बाद जो हमने की दबाई होती है उस हिसाब से एक नया एरो नई लोकेशन पे आ जाता है। और उसके बाद हर मूव के बाद हमें चेक करना होगा कि क्या वो अपने टारगेट तक पहुंच गया, या फिर कहीं वो बाउंड्री से तो नहीं टकरा गया, या फिर वो खुद से ही तो नहीं टकरा गया। तो ये सब चीज़ चेक करते करते धीरे धीरे करके उसकी या तो स्नेक की लेंथ बढ़ती जाएगी या फिर गेम ओवर हो जाएगा। तो यही सब हमें करना है। सी प्रोग्राम में कैसे करते हैं देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं आ चुका हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, जहाँ पे हम सारी की सारी कोडिंग करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे सब पहले से ही कर रखा है, मैं आपको सब समझाने वाला हूँ। आप चाहें तो कोड ब्लॉक्स या किसी भी आईडी कंपाइलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ेंगी, जिनके फंक्शंस आप जो है पूरे प्रोग्राम में देख सकेंगे कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो शुरू करते हैं सीधा मेन फंक्शन से। तो सबसे पहले तो जैसा कि आपने देखा था कि जो इंट्रो स्क्रीन है वो दिखानी है हमें, और इंट्रो स्क्रीन में भी हमारा कर्सर जो है यहाँ से शुरू होगा। तो सबसे पहले क्यों ना बाउंड्री बना ली जाए। तो बाउंड्री बनाने के लिए मैंने अलग से एक फंक्शन ही डिफाइन कर दिया है, क्योंकि एक बार और बनानी पड़ेगी। तो इसलिए फंक्शन डिफाइन करने के बाद देखते हैं फंक्शन में कैसे कैसे बाउंड्री बनी हुई है। तो जो कर्सर जो है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर से शुरू होता है। तो सबसे पहले हमें वहाँ पे एक कॉर्नर लगाना पड़ेगा। आप चाहें तो स्टार से करते हैं सब कुछ, पर मैंने जैसा बनाया है उस हिसाब से यहाँ पे एक एंगुलर ब्रैकेट बना हुआ है। तो एंगुलर ब्रैकेट मैंने कैसे ढूंढा, इसके लिए मैंने एक और कोड लिखा था जिसमें 0 से लेकर 255 तक सारे मैंने करेक्टर्स प्रिंट कर दिए, और उसके बाद जो लिस्ट आई वो आपके सामने है। तो अगर हम देखें जो है 218 पे, तो ये हमारा टॉप लेफ्ट कॉर्नर आ चुका है। ऐसे ही अगर हम देखें जो है बॉटम राइट कॉर्नर, तो वो ये रहा 217 पे।
ऐसे ही 226 पे ये वाला फिर से बना हुआ है, और 191 पे हमारा एक और कॉर्नर है, 192 पे एक और कॉर्नर है। तो ऐसे ही चारों कोने ढूंढ लिए। और उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार्स थे वो भी ये रहे। 196 पे हॉरिजॉन्टल बार है हमारे पास, और 179 पे वर्टिकल बार है, जिसकी मदद से मैंने पूरी बाउंड्री बनाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये कर्सर यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट, ये वाला कॉर्नर डाला। उसके बाद हॉरिजॉन्टल बार प्रिंट होते गए सारे, और यहाँ पे ये वाला कॉर्नर डाल दिया। फिर ये जो है कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आया, यहाँ पे एक वर्टिकल बार प्रिंट किया। उसके बाद हम या तो नेक्स्ट लाइन करते जाएं और ये सारा प्रिंट कर दें, उसके बाद ये प्रिंट कर दें। तो ऐसा तो हम कर सकते हैं, पर फ्री वाली लाइन रह जाएगी। तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक और फंक्शन बनाया है, गो टू एक्स वाई। तो गो टू एक्स वाई एक और जो है यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, मैंने अपने आप से बनाया है। उससे क्या होता है कि हम कोई भी एक्स और वाई डालते हैं कोऑर्डिनेट्स इसमें, तो हमारा कर्सर वहाँ पहुँच जाता है, और जो हमें प्रिंट कराना है वो फिर वहाँ प्रिंट होगा। और एक्स वाई इसमें कैसे काउंट होते हैं, ये हैं एक्स और वाई, यहाँ पे 0 है। अगर हम एक्स बढ़ाते हैं तो वो ऐसे बढ़ता रहेगा, अगर हम वाई बढ़ाते हैं तो वो नीचे की ओर बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे जो है मैंने 2-3 बार ट्राई करके देखा, तो यहाँ पे मेरे को पता लगा कि इसकी जो स्क्रीन की विड्थ है वो 119 है मेरे में। आपके सिस्टम में हो सकता है थोड़ी सी अलग हो, या कम हो या ज़्यादा हो, उस हिसाब से इसकी हाइट तो विड्थ आप सेट कर लीजिए। और ये गो टू एक्स वाई फंक्शन है, जिसे आप यहाँ से देखिए, आप एक्स और वाई डालिए, आपका कर्सर वहाँ पहुँच जाएगा। तो इसकी मदद से मैंने पूरी ये बाउंड्री बना ली। उसके बाद बाउंड्री बनाने के बाद गो टू एक्स वाई 1,1, और क्योंकि हमें अब जो है अपने रूल्स प्रिंट करने शुरू करने हैं, तो जब ये बाउंड्री एंड होगी तो अपना कर्सर यहाँ पहुँच चुका होगा, पर हमें जो ये लिखना है वो सब यहाँ से शुरू करना है। तो एक्स 1,1 पे पहुँच गए हम, क्योंकि 0,0 पे तो ये कॉर्नर है, 1,1 से हमें स्टार्ट करना है। ये सब लिख दिए अपने रूल्स जैसे आप चाहें उस हिसाब से। उसके बाद स्क्रीन को रोकने के लिए गेट सी एच लगा दिया, जो कि कुनायो डॉट एच में होता है। उसके बाद स्क्रीन को क्लियर कर दिया। ये विंडोज़ डॉट एच में फंक्शन है, सिस्टम CLS। उसके बाद फिर से बाउंड्री बनाई गेम को शुरू करने के लिए, और ये जो है srand फंक्शन में, इसमें हमने जो इसका सीड है वो दे दिया है टाइम तो हर बार अलग अलग होगा, उस वजह से इसको फंक्शन को हर बार अलग अलग सीड मिलेगा। तो अलग अलग सीड मिलेगा तो रैंडम फंक्शन, रैंडम जो नंबर जनरेट होंगे वो भी अलग अलग होंगे। इससे जो है आपका जो गेम है वो हर बार अलग चलेगा। और इसके बाद मैंने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करे, जैसे कि px और py है, उसके जो हमारा टारगेट है उसकी x और y पोजीशन कोऑर्डिनेट को स्टोर करेंगे। और क्योंकि ये रैंडम पोजीशन पे आएंगे, इसलिए मैंने रैंडम फंक्शन का इस्तेमाल करके इनकी वैल्यू जनरेट की हैं। और ये जो है स्नैक की लेंथ है, इनिशियली इसको मैंने 1 रखा है। और ये जो स्टार एक्स और स्टार वाई है, ये 2 एरेज बनाए हैं मैंने, लेटर ऑन आप देखिए यहाँ पे, जो कि स्नैक की हर पोजीशन, हर एलिमेंट की एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को स्टोर करेंगे। उसके बाद ये जो कैरेक्टर है, ये हमारा जो हम इनपुट देंगे वो इनमें स्टोर होगा। और ये क्लॉक टी है, जो कि अपने स्नैक को ऑटोमेटिकली चलाने में काम आएगा। आगे देखेंगे कैसे होगा। तो इनिशियली जब हम होम स्क्रीन से जो है इस वाली स्क्रीन से जब हम गेम स्टार्ट करेंगे, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो स्नैक की स्टार्टिंग हो वो इस पोजीशन से हो। आप चाहे तो बिल्कुल लेफ़्ट से भी शुरू कर सकते हैं, या कहीं से भी बिल्कुल बीच में से भी शुरू कर सकते हैं। मैंने यहाँ से करा हुआ है, क्योंकि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 25,20 हैं, यहाँ से आप देखिए। और फिर उसके बाद जो px और py जनरेट किए थे, वहाँ पे हमें उसका एक प्रे बैठाना है, तो वहाँ गए और %C 15 लगा के प्रिंट कर दिया हमने। जो कैरेक्टर्स वाली लिस्ट थी उसमें देखिए, आप इसमें से कोई भी सिंबल को चूज़ कर सकते हैं, पर मैंने जो किया है वो ये रहा 15। आपको कुछ ऐसा दिखेगा, तो उसका मैंने इस्तेमाल करा हुआ यहाँ पे उसका प्रे दिखाने के लिए। और उसके बाद जो उसका फर्स्ट एलिमेंट है अपने स्नैक का, वो स्टार्टिंग पॉइंट पे हमने उसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं करी है, तो इसलिए उसको हम ओ दिखाएंगे, ना कि कोई एरो। अब एक बार गेम शुरू हो गया, उसके बाद हमें लूप चलाना है जब तक वो अपने आप पे टच ना कर जाए, फिर बाउंड्री पे ना टच कर जाए। तो अब जो है हमारा स्नैक की स्टार्टिंग हो चुकी है। अब उसे मूव कराने के लिए हमें अपने कीबोर्ड पे से एरोस की को रीड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने गेट ch का फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, और उसके बाद हमने स्विच स्टेटमेंट लगाई है चारों कीज़ के लिए, अप डाउन लेफ़्ट राइट। और उसके अलावा जब हम गेट ch की मदद से एरो की को रीड करते हैं, तो वो 2 वैल्यूज़ रिटर्न करता है। एक तो शुरुआत में 0 या फिर 224, और उसके बाद जो उसकी की वैल्यू है वो। तो अब की वैल्यू कैसे पता लगाएं कि जो है अप एरो की का कौन सा नंबर आएगा, तो उसके लिए यहाँ पे गेट ch का एक फंक्शन लिखा है मैंने छोटा सा, जो है गेट ch को आप %d के साथ प्रिंट करा दीजिए, तो पता चल जाएगा कि अप एरो की में से हमें कौन सा नंबर मिलेगा। तो जब इसे रन करते हैं
तो यहाँ पे ये कोड रन हो चुका है। अब हम अगर अप एरो की दबाएं तो देखिए पहले इसने 224 रिटर्न किया, फिर 72, अब राइट दबाई तो 77, लेफ्ट पे 75 और लो पे 80। तो इस हिसाब से हमने अपनी कोडिंग करी है कि अगर 80 दबाए तो जो हमारा स्नेक नीचे की तरफ मूव करना चाहिए। और स्नेक को मूव कैसे कराना है वो मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाला ओ हटाना है और जहाँ पे इस टाइम एरो है वहाँ पे एक ओ प्रिंट करना है और उसके बाद जो की दबाई है उस हिसाब से नया एरो प्रिंट करना है हमें। तो मान लीजिए हमारे पास आया है 80, मतलब कि हमें उसे नीचे मूव कराना है। तो मूव कराने के लिए पहले दो चीज़ तो कॉमन थी, एक ओ हटाना और एक ओ लगाना। तो ये कॉमन चीज़ करेंगे सबसे पहले। इसके लिए मैंने एक फ़ंक्शन बना लिया, तो मूव नाम का फंक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है मूव में, ये देखिए यहाँ पे वो लास्ट वाला ओ हटा देगा एक। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम जो है स्नेक की हर एलिमेंट की पोजीशन को स्टोर करके चलेंगे। तो यहाँ पे हम लास्ट पोजीशन पे पहुँच गए स्नेक की और वहाँ से हमें ओ को हटाना है। तो ओ को हटाने के लिए क्या किया, वहाँ पे जो है स्पेस प्रिंट कर दिया, तो हमें लगेगा वहाँ से वो हट गया। और उसके बाद जब वो मूव कर जाएगा तो उसके हर एलिमेंट की पोजीशन चेंज हो गई। क्या हो गई, जो उसकी प्रीसीडर की थी वो उसकी अब नेक्स्ट की पोजीशन हो गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स आई, मतलब कि जो ith जो एलिमेंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट i माइनस 1th कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा, ऐसे ही y के साथ। तो उसकी सारी एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज हो गई। और उसके बाद c में तो हमने वो स्टोर किया है जो हमने अभी दबाया है, और l में क्या करना है, जो लास्ट प्रेस की थी तो वो हमने c दबा दिया है। तो अब जो हमारा लास्ट प्रेस की थी वो चेंज हो जाएगी। अब हमने जैसे अप एरो की दबाई है, तो अब जब हम अगला कुछ दबाएंगे तो उसके लिए लास्ट क्या होगा, अप एरो की। तो हम जो अब दबा रखे उसे लास्ट में सेव कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे हमें एक चीज़ और चेक करनी पड़ेगी। अगर हमने जब गेम बिल्कुल स्टार्ट ही किया है तो उस टाइम पे हमारे पास सिर्फ एक एरो है, कोई जो है यहाँ पे हमारे पास इसके पीछे ओ नहीं है, तो इसकी लेंथ सिर्फ 1 ही है, तो हमें जो है ओ प्रिंट नहीं करना। अगर लेंथ उसकी 1 से ज़्यादा है तो ओ प्रिंट करना है, वरना फिर क्या होगा, शुरुआत में जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा इसके पीछे ओ आते जाएंगे और ये गेम ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो अब हमने देख लिया, जो पहले 2 ओ की सेटिंग करनी थी वो हो गई। उसके बाद अब हमें जैसे 80 दबाया था, मतलब नीचे लेके जाना है, तो जो एरो की है उसको कहाँ मूव करना है, तो नीचे जाना है। मतलब जैसे कि गो टू एक्स में मैंने बताया था आपको कि वाई जब बढ़ता है तो कर्सर नीचे पहुंचता है, तो हमें नीचे पहुंचाना है। तो वाई को हमने प्लस कर दिया, यहाँ पे प्लस प्लस वाई मतलब वाई प्लस 1, जैसे ये है। अब हमें इसे नीचे पहुंचाना है। तो ये पहले यहाँ पे था और ये यहाँ आ गया, मतलब एक्स तो सेम रहा पर वाई बढ़ गया। और इसकी जो हमें हेड है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। तो इसको भी हम जो है उस कैरेक्टर्स वाली लिस्ट में देख सकते हैं कि ये कहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 31 नंबर पे देखिए नीचे की तरफ आ गया, 30 पे ऊपर की तरफ आ गया। तो इस हिसाब से हमने पहले तो उस पोजीशन पे पहुँच गए जहाँ हमें प्रिंट कराना है, और उसके बाद 80 मतलब नीचे है तो 31 वाला एरो प्रिंट कर दिया यहाँ पे, मतलब कि डाउनिंग एरो। और अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं बाउंड्रीज तो नहीं टकरा गया। तो बाउंड्री जैसा कि मैंने आपको बताई थी, इसकी विड्थ 119 थी और हाइट 29 थी। तो अगर ये एंड पॉइंट पे पहुंच गया बिल्कुल, मतलब y0 29 हो जाता है अगर, तो हमें गेम को वहीं ख़त्म करना पड़ेगा, गेम ओवर। इसके लिए मैंने ओवर फंक्शन बना रखा है, उस पर थोड़े से अपने डाटा भेजेंगे ताकि हमारा स्कोर पता लग पाए। तो ओवर फंक्शन में क्या हो रहा है, देखिए हमने क्या क्या भेजा। पहले तो स्टार्टिंग एलिमेंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स और उसकी लेंथ कितनी है वो, तो गेम कैसे ख़त्म होता है, ये रहा ओवर फंक्शन। ये जो है उसकी स्टार्टिंग पोजीशन है, तो वहाँ पे पहुँच गए दोनों। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक स्क्वायर प्रिंट करा है 254 पे, देखिए क्या है, ताकि जो है पता लग जाए कि यहाँ से इस वजह से गेम एंड हुआ है, यहाँ से टकरा गया है। तो ये रहा 254। जैसे कि ये है हमारा स्नेक, अब ये अपने आप से टकरा जाए तो यहाँ पे ये स्क्वायर बना गया, तो हमें पता लग रहा है कि गेम क्यों एंड हुआ, कैसे एंड हुआ। तो वहाँ पे पहुँच के हमने पहले एक स्क्वायर बना दिया और उसके बाद अपने जो है डाटा बता दिया, गो टू XY 1,1। यहाँ गेम एंड हुआ और यहाँ इसका स्कोर आ गया। तो ये 1,1 पोजीशन है, पहले वहाँ पे गेम ओवर प्रिंट हो गया और उसके बाद हमारा स्कोर प्रिंट हो गया। और उसके बाद फिर से हमने गेट CS लगा दिया ताकि स्क्रीन रुक जाए, हम स्कोर देख लें अपना। और स्क्रीन तब तक रुकी रहेगी जब तक हम 13, मतलब कि 13 होता है कोड एंटर का, जैसे कि ये रहा। अब मैंने एंटर दबाया तो 13 आ गया, तो जब तक मैं एंटर नहीं दबाऊंगा तब तक वो रुकी रहेगी, पर एंटर दबाते ही ये प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा।
ऐसे ही जो है अब हमने 80 दबाया था, ऐसे ही 75 के साथ भी कर सकते हैं। 75 मतलब जब हम लेफ्ट एरो की दबाएंगे तो पहले तो ये दोनों ओ जो है ओ की सेट हो जाएंगे। उसके बाद लेफ़्ट जाना है, मतलब कि हमें एक्स को कम करना पड़ेगा, वाई को सेम रहना चाहिए। अब इसमें एक ट्रिक है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर हम इसका एक एलिमेंट देखें तो इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है और ये जो है विड्थ कम है। तो अगर हमें लेफ़्ट जाना है तो हमें जो है दो सेल इसके स्किप करने पड़ेंगे, क्योंकि इसकी जो है आप देख सकते हैं एक सेल की हाइट लगभग डबल है। तो यहाँ पे जब हमने ऊपर नीचे करना था तो एक माइनस और एक प्लस से काम चल रहा था, पर जब लेफ़्ट राइट करना है तो x0 - 2, ऐसे ही अगर हमें राइट जाना है तो x0 + 2, ताकि वो दो एलिमेंट आगे आ जाए, दो एलिमेंट पीछे चला जाए। उसके बाद फिर उसका एरो हेड कौन सा है, 17 नंबर पे। अगर हमने 75 दिया मतलब लेफ़्ट, तो लेफ़्ट एरो आना चाहिए यहाँ पे। तो लेफ़्ट एरो आता है 30 पे, 17 पे। तो यहाँ पे 17 पे हमारे पास लेफ़्ट एरो है, 16 पे राइट एरो है। उस हिसाब से यहाँ पे 17, यहाँ पे 16। उसके बाद फिर वही चेक करना पड़ेगा, अगर लेफ़्ट में जा रहे हैं हम तो देखना पड़ेगा कहीं वो लेफ़्ट एक्सट्रीम ना पहुँच जाए। अगर लेफ़्ट एक्सट्रीम पहुँच गया तो फिर गेम एंड करो। ऐसे ही अगर हम 77 दबा के उसे राइट लेके जा रहे हैं तो अगर वो 119 पहुँच गया तो फिर गेम एंड करो। और ऐसे ही हमने कुछ की दबाई तो इनमें से ना गेम एंड नहीं हुआ, हमने ये चेक कर लिया, मतलब वो किसी भी बाउंड्री पे टच नहीं किया, पर गेम एंड तब भी हो सकता है जब वो अपने आप को टच कर जाए। तो ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो उसके हर एलिमेंट को हम देखेंगे कि उसके जो हेड एलिमेंट की जो पोजीशन है वो किसी और एलिमेंट के साथ मैच तो नहीं कर रही। तो उसके लिए हमने आई को जो है 4 से शुरू किया है, क्योंकि अब ये देखिए 4 से पहले तो ये अपने आप से टकरा नहीं सकता। ये उसका हेड था, तो 0 1 2 3 4 वो कम से कम 4 से टकराएगा, अपने पीछे वाले से नहीं टकरा सकता, उससे पीछे वाले से नहीं टकरा सकता। तो इसलिए 4 से शुरू करके उसकी पूरी लेंथ कवर कर ली हमने। तो x0 तो हेड हो गया और y0 हेड हो गया, तो x0 = xi और y0 = yi थे। दोनों जब एक साथ सेटिस्फाई हो जाएं तो फिर से गेम ओवर हो जाना चाहिए। और ये भी गेम ओवर नहीं हुआ तो फिर ये चेक करो कि कहीं वो अपने टारगेट पे तो नहीं पहुंच गया। तो अभी के लिए हम मानते हैं टारगेट पे नहीं पहुंचा। तो हमने लेफ़्ट की दबाई थी, लेफ़्ट गया पर टारगेट पे नहीं पहुंचा और गेम भी ओवर नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर ये वाला लूप दोबारा चलेगा अब यहाँ से। तो यहाँ पे क्या करना है, अब हमें स्नेक को ऑटोमेटिक चलाने के लिए लॉजिक सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया मैंने, ये जो है ये सोचा है कि अगर 250 मिलीसेकंड के अंदर हमने कोई दूसरी की दबा दी तो उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, वरना जो लास्ट की दवाई हुई थी वो वहीं चलता रहेगा। जैसे कि अगर हमने अप एरो की दबाई तो वो हर 250 मिलीसेकंड तक वेट करेगा आपका कि अगर आपने राइट की या लेफ़्ट की दबा दी तो वो वहाँ चला जाएगा, वरना अप एरो की दबा की थी पहले तो वो अब चलता रहेगा जब तक आउट ना हो जाए या फिर जब तक आप कोई दूसरी की ना दबा दो। तो उसको हम कैसे कर रहे हैं यहाँ पे देखिए। तो ये जो क्लॉक फंक्शन होता है ये प्रोसेसर का रन टाइम हमें रिटर्न करता है मिली सेकेंड्स में। तो जब से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है तब से कितनी मिली सेकेंड हो चुकी हैं, तो ये हमने टी में स्टोर कर दिया। और टी का डाटा टाइप कौन सा है, ये क्लॉक टी। तो ये टाइम स्टोर हो गया टी में जो कि इस टाइम था। और उसके बाद ये वाइल लूप तब तक चलता रहेगा जब तक ये क्लॉक मतलब जो इस टाइम प्रेजेंट टाइम है और ये टी जो यहाँ पे टाइम था वो, जब तक इनका डिफरेंस 250 ना हो जाए तब तक, या फिर हम कोई की ना दबा दें तब तक। तो के बी हिट जो है एक और फंक्शन है, आपको Konami.h में मिलता है। इसमें अगर आप कोई की दबाते हैं तो ये नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करता है, और अगर कोई की नहीं दबाई तो ये जीरो रिटर्न करता है। तो हमें कब तक रुकना है, जब तक कोई की नहीं दबाई। तो हमने इसलिए इसके आगे नेगेशन लगा दिया, क्योंकि ये ज़ीरो रहेगा तब तक जब तक हम दबाएंगे नहीं, और ये इसको ये लगाने के बाद 1 हो जाएगा। तो जब तक ये भी हो और ये भी हो, मतलब कि टी लेस देन जो है उनका टाइम का डिफरेंस 250 मिलीसेकंड से कम रहे और कोई की भी ना दबी हो, तब तक वो वेट करेगा, कुछ नहीं होगा। जैसे कोई की दबाई या फिर टाइम उससे ऊपर हो गया तो वो आगे बढ़ जाएगा। तो अब ये वाइल लूप से बाहर आया। तो वाइल लूप से आने के दो तरीके हो सकते हैं, जैसा कि अभी बताया। तो अगर हमने कोई की दबाई है तो वो यहाँ पे एंटर करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं कि क्या जो क्लॉक का जो टाइम हुआ है वो t+250 से कम है या ज़्यादा है। अगर वो यहाँ से बाहर आया होगा तो क्लॉक t+250 से ज़्यादा हो चुकी होगी। अगर के बी हिट दबा के यहाँ आए हैं तो ये कम होगा। तो अगर हमने कोई की दबाई है, मतलब कि हम चेंज करना चाहते हैं डायरेक्शन, तो यहाँ पे हम उसको स्कैन कर लेंगे। जब के बी हिट दबाते हैं तो जो हमने की दबाई है वो बफर में स्टोर हो जाती है। तो यहाँ से गेट ch बफर में से उसे रीड कर लेगा हमने कौन सी की दबाई है। उसके बाद अब हमें यहाँ पे थोड़ी सी
कुछ चीज़ों को चेक करना पड़ेगा, जैसे कि अगर हमारा जो स्नेक है वो ऊपर जा रहा है और हमने बैक की दबा दी तो वो कुछ हो ना, बल्कि वो उसको हम फिर चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि 75 है, 75 का मतलब अगर हमने लेफ़्ट की दबाई है, तो अगर हमने लेफ़्ट की दबाई है और पहले एल मतलब जो लास्ट की थी राइट, तो लेफ़्ट की तो कुछ काम कर नहीं पाएगी ऐसे में, तो हमें सी को 77 बनाना पड़ेगा फिर से। मतलब अगर हमने लेफ़्ट दबाया तो भी सी को 77 करो, सी को राइट में भेजो, ऐसे ही ऊपर नीचे के लिए भी। और अगर वो उसका टाइम ज़्यादा हो गया है तो जो सी था वो वही रहेगा, हमें चेंज नहीं करा कुछ, इसके अंदर एंटर ही नहीं हुआ, सब कुछ सेम रहा वैसा का वैसा ही। वो ऊपर गया था, एक बार और ऊपर चला जाएगा, एक बार और ऊपर चला जाएगा, ऐसे ही फिर से ये सब चीज़ें चेक होंगी कि कहीं वो बाउंड्री पर तो नहीं पहुंच गया, या फिर वो अपने आप से तो नहीं टकरा गया। ऐसे करते करते चलता रहेगा जब तक कि x0 और xy दोनों जो उसके हेड की पोजीशन है वो उसकी प्रे की पोजीशन के इक्वल ना हो जाए, वो अपने टारगेट पर ना पहुंच जाए, तब तक ये होता रहेगा। और एक बार टारगेट पे पहुंच जाए उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें इसकी लेंथ बढ़ानी है। हर जैसे जैसे वो एक एक अपना प्रे खाता रहता है उसकी लेंथ बढ़ती रहती है। तो लेंथ बढ़ाने का क्या लॉजिक लगाया था हमने, तो देखिए यहाँ पे ये अपने टारगेट के पास बस पहुँचने ही वाला है। तो अगर ये जो है नॉर्मल पोजीशन होती कोई, यहाँ पे अगर आगे इसका प्रे नहीं होता तो क्या होता है, यहाँ पे आखिरी वाला ओ हट जाता और ये एरो आगे मूव करता और यहाँ पे एक और ओ आ जाता। पर अब हमें क्या चीज़ की लेंथ बढ़ानी है, तो हम क्या करेंगे, इसे आगे मूव करा देंगे और यहाँ पे एक ओ लगा देंगे, पर इस वाले को रिमूव नहीं करेंगे, तो हमें लगेगा कि एक लेंथ बढ़ गई इसकी। तो देखिए यहाँ पे जो ओ था वो वहीं है अभी भी, यहाँ से हमने उसे गैप कर दिया, नया प्रे हमारा यहाँ आ गया है। तो अब हमें वहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से वही करते हैं। फिर वही हुआ यहाँ पे। तो इसको कैसे करा हमने, जैसे कि आपने शुरुआत में देखा होगा जब मैंने इसकी मेमोरी एलोकेशन करी, तो इसकी लेंथ जितनी थी उससे एक फालतू लेके चल रहा हूँ मैं। इसमें मैंने क्या शो करा था दूसरे वाले में, जो उसका लास्ट पोजीशन है उसके भी पीछे वाली पोजीशन, वो इस वजह से स्टोर करी थी क्योंकि जब ये अपने टारगेट पे पहुंच जाएगा तो जब हमें वो ओ लगाना पड़े तो उसकी पोजीशन को ढूंढना ना पड़े हमें। क्योंकि अगर हमें सिर्फ लास्ट पोजीशन पता है तो वहाँ से हम पता नहीं लगा पाएंगे कि हमें कहाँ लगाना है। जैसे कि अब ये दबाया हमने, तो हो सकता है कि ये स्नेक जो है ऐसे करके ऐसे जा रहा हो, तो अगर ये ऐसे जा रहा होगा तो जब ये यहाँ पहुँचेगा तो हमें ओ लगाना चाहिए था यहाँ पे, या फिर वो हो सकता है ऐसे आ रहा हो तो ओ यहाँ भी लग सकता था, या हो सकता है सीधा सीधा आया हो तो ओ यहाँ भी लग सकता है। तो इस वजह से हम पहले से उसे स्टोर करके चल रहे हैं। तो अगर वो यहाँ से आया है तो यहाँ पे एक पोजीशन इसकी स्टोर्ड है पर यहाँ पे कुछ प्रिंटेड नहीं है। अब वो यहाँ पे कोई प्ले था उसने खा लिया तो यहाँ पे अब वो प्रिंट हो जाएगा। ऐसे यहाँ से आ रहा होगा तो उसकी वाली पोजीशन स्टोर्ड होगी पहले से ही, सीधा आ रहा होगा तो ये वाली पोजीशन स्टोर्ड होगी, तो उसमें हमारे पास कोई कन्फ्यूजन नहीं बचेगी कि किस तरफ लगाना है। तो असल में हो क्या रहा है कि आप देखिए, पहले तो हमने मूव फंक्शन को कॉल किया, मतलब पहले तो वो मूव कर जाएगा आगे, मतलब कि लास्ट वाला वो भी हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि कहीं वो अपनी टारगेट पे तो नहीं पहुँच गया। तो टारगेट पे पहुँच गया वो तो लास्ट वाला वो फिर से लगाना पड़ेगा ताकि उसकी लेंथ बढ़ जाए। तो इसलिए हमें जो स्नेक की लास्ट पोजीशन है उसके पीछे का भी पता होना चाहिए एक स्टेप की, उससे पहले कहाँ पे था। तो यहाँ पे ऐसे करा था हमने, और जब कॉपी करा था मूव में तो भी देखिए आई इक्वल टू लेंथ से शुरू किया था, क्योंकि लेंथ प्लस 1 एलिमेंट्स हैं तो आखिरी एलिमेंट लेन होगा। ऐसे ही सारे उसके एलिमेंट जो है कॉपी होगा उसकी पोजीशंस, और उसकी एक लेंथ यहाँ पे बढ़ गई, लेंथ प्लस प्लस कर दिया हमने। उसके बाद जो उसकी एलिमेंट्स हैं वो बढ़ गए तो उनकी पोजीशन बढ़ाने के लिए हमें उसका एरे का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। तो रियल लॉग फंक्शन का इस्तेमाल करके मैंने एक नई एरे बना ली, और उसका भी साइज़ जो फ़िलहाल लेन है उसका +1, ताकि उसकी भी लास्ट पोजीशन स्टोर कर सकें। तो जब उसने अब टारगेट पे पहुंच गया तो हमें नया टारगेट बनाना है अब। तो नया टारगेट बनाने के लिए वही पी वाई और पी एक्स की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी हमें। तो वही रैंड फंक्शन का इस्तेमाल करके हमने कोई रैंडम पॉइंट जनरेट किया, और फिर उसे हमें चेक करना पड़ेगा कि कहीं वो रैंडम पॉइंट उस स्नेक पे तो अलाइन नहीं कर रहा। तो उसके लिए चेक फंक्शन बनाया हुआ है मैंने, तो इसमें देखते हैं चेक फंक्शन कैसे काम करता है। तो हमने क्या भेजा इसमें, जो हमने पी एक्स जनरेट किया वो, जो पी वाई जनरेट किया वो, और एक्स और वाई एरेज जो कि सारे एलिमेंट की पोजीशन स्टोर करके बैठा हुआ है। तो हमने चेक किया कि पी एक्स जो है उसके किसी भी एलिमेंट के एक्स पोजीशन के इक्वल हो गया, और साथ ही साथ पी वाई वाई एलिमेंट के पोजीशन के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब वो दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब जो है ये फॉल्स है, हमें दोबारा से क्रिएट करने पड़ेंगे पी एक्स और पी वाई। तो रिटर्न 1, तो रिटर्न 1 का मतलब यहाँ पे क्या है, ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये फिर से करेगा, यही पी वाई पी एक्स फिर से जनरेट करेगा, फिर चेक करेगा जब तक कि वो डिफरेंट ना हो। एक बार डिफरेंट जनरेट हो गए तो वहाँ पे जाएंगे हम पी एक्स पी वाई गो टू एक्स वाई फंक्शन की मदद से, और वहाँ पे अपना ये जो प्रे का सिंबल था 15 नंबर पे उसे प्रिंट कर देंगे।
उसके बाद फिर ये वाला लूप रिपीट होगा। यहाँ से फिर वही हम चेक करेंगे भाई कि हमने जो है कोई की दबाई या फिर टाइम जो है 250 मिली सेकेंड से ज़्यादा हो गया। फिर चेक करेंगे स्नेक को कहाँ मूव कराना है। फिर चेक करेंगे कि स्नेक मूव करने के बाद जो है अपने आप से टकरा गया या फिर अपने किसी बाउंड्री से टकरा गया किसी भी तरफ से। ऐसे करते रहेंगे जब तक कि गेम ओवर ना हो जाए किसी भी तरीके से। तो एक बार गेम चला के देखते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी अभी देखा यहाँ पे कि जब हमने px को जनरेट किया था रैंड फंक्शन की मदद से, तो हमने यहाँ पे इस बात को इंश्योर किया था कि px हमेशा एक इवन नंबर हो। पर अगर हम ध्यान से देखें, जब हमने जो है स्नेक की इनिशियलाइज़ किया था तो हमने उसके एक्स कोऑर्डिनेट को किया था 25, और जब हम उसे मूव कराते हैं एक्स डायरेक्शन में तो वो एक साथ 2 स्टेप आगे बढ़ता है। मतलब 25 है अगर, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट फिर 27 होगा या फिर 23 होगा। तो जो स्नेक की पोजीशन है वो हमेशा ऑड रहेगी। पर अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने इवन नंबर जनरेट करा रखा है, तो वो अपने प्रे पे कभी पहुँच ही नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ पे हमें इसे ऑड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम 3 कर देंगे तो ये ऑड हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी हमें इसे 2 की जगह 3 करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम 1 क्यों नहीं कर रहे? 1 इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि 1 जो है इसकी स्नेक की लेफ़्ट एक्सट्रीम पोजीशन होगी, तो वो तो उसका जो है बाउंड्री से टकरा जाएगा उस टाइम। तो वो अगर वहाँ पे हमने प्रे दे दिया तो वहाँ कभी पहुँच ही नहीं पाएगा। वहाँ पहुँचते ही वो बाउंड्री से टकरा के उसका गेम ओवर हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पे +3 करना पड़ेगा। तो गाइस कोडिंग हमने इसकी कंप्लीट कर लिया है, पर आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहें इसे इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से इसमें नए फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एक चीज़ जो मैंने इसमें छोड़ दिया आपके लिए वो ये है कि जब 2 स्ट्रोक्स के बीच में हमने 250 मिली सेकेंड्स का जो टाइम दिया है इसमें, उसे आप चेंज कर सकते हैं। और बल्कि जो है गेम स्टार्ट होने से पहले यूज़र से ही एंटर करवा लीजिए उसका डिफ़िकल्टी लेवल या फिर उसका स्पीड लेवल जो है वो यूज़र खुद एंटर करेगा। और उस हिसाब से आप 50 के मल्टीपल या फिर 100 के मल्टीपल पर रख दीजिए उसे, जैसे कि 200, 250 ऐसे चलता रहेगा। और एक चीज़ और कर सकते हैं इसमें, जैसे कि अब जो है गेम ओवर होने के बाद ही हमें पता चलता है कि हमारा स्कोर क्या है। तो आप चाहें तो लाइव स्कोर दिखा सकते हैं हर प्ले के साथ। जैसे वो अपने टारगेट पे पहुंचता है, उसे खाता है, वैसे ही आप उसका स्कोर दिखा दीजिए बढ़ावा।